नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो है राष्ट्रपति। तो भारत की प्रथम महिला कौन है? वो होती है राष्ट्रपति की पत्नी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो वो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक राज्यों का संघ है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि अच्छी बातें अनेक देशों के संविधान से भारत में ली गई। भारत एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या वाला देश है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को न्याय पहुँचाया जा सके, प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और देश के शासन को सुचारू रूप से चलाई जा सके। भारत में पहला पद या पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भारत में भारतीय पंचायत का नाम है संसद, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये सीधे जनता के द्वारा इसके चुनाव होते हैं। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। एक है हमारा राज्यसभा, जैसे नाम से पता चल रहा है, राज्यों की सभा। राज्यसभा उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा में सदस्य संख्या 250 है। हर साल, हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ये भंग नहीं होती, आपका स्थायी सदन है। और एक होता है राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। तो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? राज्य विधानसभा के सदस्य। लोकसभा के चुनाव सीधे जनता के द्वारा होते हैं और एक होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है, राष्ट्रपति चुनाव की है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस पद्धति को हम हस्तांतरित पद्धति या एंड्रे सिस्टम पद्धति के नाम से भी जानते हैं। हस्तांतरित पद्धति क्यों कहते हैं, आगे आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें वोटों का बंटवारा हो जाता है। एंड्रे सिस्टम पद्धति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रणाली को एंड्रे सिस्टम ने वर्ष 1956 में सबसे पहले डेनमार्क में लागू किया। इसलिए इस पद्धति को एंड्रे सिस्टम पद्धति भी कहा जाता है और हस्तांतरित पद्धति भी कहा जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके तहत किन के चुनाव होते हैं भारत में? तो इसके तहत भारत में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के और राज्य विधान परिषद के। इन सभी के चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होते हैं। अब देखो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है क्या, ये समझो आप। राष्ट्रपति के चुनाव का, सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव का नियम देखो क्या है। हम लोकसभा में हैं, लोकसभा में जिस भी व्यक्ति को, जिस भी मतदाता को सबसे अधिक मत मिलते हैं वो क्या होता है, चुनाव जीत जाता है। एक लोकसभा में 1000 वोट हैं एक लोकसभा क्षेत्र में। चाहे एक वोट किसी व्यक्ति ने डाल दिया हो, 999 ने मत डाला हो, किसी व्यक्ति ने एक भी वोट डाल दिया हो, जिसको वो एक वोट मिल गया वो क्या हो गया, विजयी हो गया। वैसे आप देखते ही हो, अलग अलग प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनको वोट मिलते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव का नियम क्या है, कुल वैध मत। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा।
कि किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वो आपके दिल्ली में, पांडिचेरी में और जम्मू और कश्मीर में। तो क्या पता है हमने लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मैंने बोला है निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में है 545, वैसे 552 है, 7 पीओके में है तो कितनी है 545। लेकिन 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 543 पर चुनाव होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो 543 भाग लेंगे। ऐसे ही राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, तो वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, बस निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं में हर राज्य में एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, लेकिन वो मनोनीत सदस्य नहीं, बस निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखो, कुल वैध मत, ये समझो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 500 मत पड़े नहीं, कुल 500 मत है। जैसे जो मैंने बताया उनका कैलकुलेशन क्या है, उदाहरण के स्वरूप वो 500 है, तो कुल वैध मत कितने हो गए 500। उसके बाद नीचे क्या आएगा, निर्वाचित होने वालों की संख्या। तो राष्ट्रपति कितना निर्वाचित होगा, 2 तो होगा नहीं, 3 होगा, देश में 1 ही राष्ट्रपति होगा। तो निर्वाचित होने वालों की संख्या 1, सही है, और प्लस में 1, सही है, और यहाँ पर प्लस में, सारे प्लस में 1, तो क्या हो गया 500 बटे में 2, ये कितना हो गया 250, और ये हमारा ये था कितना हो गया 251। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी वैध मत हैं, कुल राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाएं, लोकसभा, इनमें जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या हो गए कुल वैध मत, सही है। फिर राष्ट्रपति चुना जाना है 1, तो कुल वैध मत बटे में निर्वाचित होने वालों की संख्या, फिर प्लस में 1, तो यहाँ पे सारा का प्लस में 1, ये है सूत्र। तो इसको हम सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितने कुल वैध मत पड़ने हैं, जो वैध मत हैं, उनका आधे से 1 अधिक किसी भी व्यक्ति को जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर 250 भी मत प्राप्त हुए तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, गणना दोबारा होगी, सही है। अब ये तो जरूरी है भाई, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या शर्त है, तो उसको कुल वैध मतों का आधे से 1 अधिक प्राप्त होना चाहिए, तब ही वो राष्ट्रपति बन सकता है, ये इसकी योग्यता होगी। अब हम ये देखेंगे कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है क्या। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, लगाओ कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। लोकसभा के चुनाव है, आपके ग्राम पंचायत के चुनाव है, वहाँ पर आपके पास प्रत्याशी आता है वोट मांगने के लिए। एक राम आ गया, एक श्याम आ गया, एक मोहन आ गया, एक किशन आ गया, 4 बंदे आ गए, 4 खड़े हैं, 4 आपके पास आए, तो आप बोलते हो हम आपको ही वोट देंगे, 4 को आपने हाँ भर दी, लेकिन आप 3 से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपका मत एक ही है, आप एक ही व्यक्ति को मत डाल सकते हो। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति में आप उन 4 को मत डाल सकते हो, आप किसी से भी झूठ नहीं बोल सकते, 4 से आप हाँ बोल सकते हो, क्योंकि आप 4 को मत डाल सकते हो। यही पद्धति है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आप वोट कैसे डालोगे, ये 4 व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, अब आपने इनको वोट करना है। आपकी पहली पसंद जो है, आपकी पहली पसंद है ये, तो आपने इसको वोट पहला लिख दिया। देखो वहाँ पर बैलेट पेपर मिलेगा आपको, वो बैलेट पेपर पर आपने कोई निशान ऐसा कुछ नहीं लगाना, वहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखना है, 1 2 3 जितने भी खड़े हैं ऐसे नंबर लिखना है अपना, सभी का नाम लिखा होगा उसका आगे, इसका आगे आपने 1, आप चाह रहे हो कि आपका दूसरे नंबर पे ये बने, तो आप यहाँ पर लिख दिया 2, आप चाह रहे हो कि तीसरे पे ये बने, तो आपने लिख दिया 3,
और आप चाह रहे हो ये भी नहीं बने तो चौथे भाई ये बने, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 4। आपने चारों प्रत्याशियों को वोट डाल दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास कितने वोट थे, हमने उदाहरण के तौर पे लिए कितने वोट थे 500। लगाओ कि इसने वोट मिले 200, इसने वोट मिले 150, 350, इसको वोट मिले 75, इसको वोट मिले 75। सही है। अगर आपके लोकसभा के चुनाव होते, ग्राम पंचायत के चुनाव होते, तो ये व्यक्ति विजय हो जाता क्योंकि इसको सबसे अधिक मत मिले हैं। सही है। लेकिन यहाँ पर ये विजय नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या थी कि आपको आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना जरूरी था। तो ये आधे से अधिक किसी को नहीं है, तो वोट किसी को भी नहीं मिला यहाँ पर। तो ये आपकी पहली मतगणना हुई और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उतने मत नहीं मिले जितने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी थे, आधे से अधिक नहीं मिले। तो अब सेकंड राउंड की गणना होगी। तो अब कहाँ पे इस पद्धति में क्या होगा कि जिसके सबसे कम है वो इस चुनाव से बाहर हो जाएगा। तो सॉरी, इसमें हम कर लेते हैं 76, इसमें कर लेते हैं 74। सही है। तो जिसको सबसे कम मत मिले हैं वो इस चुनाव से बाहर हो जाएगा। तो अब जब सेकंड राउंड की गणना शुरू होगी तो ये व्यक्ति चुनाव से बाहर हो जाएगा। सही है। ये व्यक्ति चुनाव से बाहर हो गया। अब जिन व्यक्तियों ने इनको वोट दिया, ये 74 व्यक्ति जिनकी पहली पसंद ये था। सही है। ये तो मैंने आपका एक उदाहरण तौर पर बताया। जो इनको 74 वोट मिले, मतलब पहली पसंद के तौर पर 200 व्यक्तियों ने इसको पसंद किया, 150 व्यक्तियों ने इनको पसंद किया, 76 ने इनको पसंद किया, 74 ने इनको पसंद किया। लेकिन किसी को भी आधे से ज़्यादा बहुमत नहीं मिला, कोई भी यहाँ पर राष्ट्रपति बना नहीं। तो अब सेकंड राउंड की गणना होगी और उस गणना से पहले क्या काम होगा, जिसको सबसे कम मत मिले हैं वो इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो ये व्यक्ति क्या हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर हो गया। अब ये जो 74 व्यक्ति हैं इनका वोट इन तीनों को हस्तांतरित हो जाएगा। अब वो हस्तांतरित कैसे होगा, सोचो। जो ये 74 व्यक्ति हैं उनकी हो सकता है कि 74 में से 30 की पसंद हो, ये 30 ने सेकंड नंबर इनका डाला हो। बता रहे ये दो 30 ने सेकंड नंबर इनका डाला था, 25 ने 24 ने सेकंड नंबर पे ये डाले थे 54 और 20 ने सेकंड नंबर पे ये डाले थे। सही है। तो ऐसे इनका वोट क्या हो गया, इनमें विभाजित हो गया। सही है। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब भी किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 230 ही हुआ। अब भी 251 का आंकड़ा नहीं हुआ। तो अब तीसरे राउंड की गणना होगी और उसमें क्या होगा कि ये व्यक्ति सबसे कम किसको है, इसको है ना 96। तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, इस सिस्टम से बाहर हो जाएगा। और ये जो 96 वोट हैं वो वोट इन दोनों को हस्तांतरित हो जाएंगे। 96 व्यक्तियों में से हो सकता है कि 50 की पसंद ये रहा हो तीसरी और 40 की पसंद तीसरी ये रहे हो। तो इसके वोट इनमें हस्तांतरित हो गए। अब इसके पास हो गए 280 वोट, तो ये आपका विजयी हो गया। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा कैसे चुनाव होता है, इसमें आप सभी प्रत्याशियों को वोट डाल सकते हो सीरियल नंबर के हिसाब से। हमने आपको उदाहरण से समझाया कि 4 व्यक्ति मैदान में खड़े हैं, चारों व्यक्तियों को पहले राउंड में जितने व्यक्तियों ने मत डाले। सही है। एक पसंद कैसे होगा, जैसे मैंने उदाहरण तौर पर आपको बताया कि ये आप स्वयं हो, आपकी पहली पसंद ये था, दूसरी ये था, तीसरी ये था और चौथी ये था। अब ये सोच के देखो कि आपकी पहली पसंद ये था, पहली पसंद था आपकी ये कर देता हूँ और ये कर देता हूँ दूसरी पसंद, ये आपकी पहली पसंद था और ये पहले ही राउंड में बाहर हो गया। तो आपका मत दूसरे राउंड में इसको चला गया।
सही है। तो ये है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति को जो उसके कुल वैध मत पड़ने हैं उससे एक अधिक मत उसको प्राप्त करना होता है विजयी होने के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव में ये पद्धति पाई जाती है। इसमें जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को मत डाल सकते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को आधे से अधिक मत मिल गए तो वो विजयी हो जाता है। अगर उस व्यक्ति को पहले राउंड में आधे से अधिक मत नहीं मिले तो सेकंड राउंड की गणना होगी। उस राउंड में जिस व्यक्ति को सबसे कम मत मिले हैं वो व्यक्ति चुनाव की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा और उसके मत, जैसे इसको 74 मत मिले तो इसके मत इन तीनों में डिवाइड हो जाएंगे। तीनों में डिवाइड कैसे हो जाएंगे? इन 74 व्यक्तियों की दूसरी पसंद कौन कौन था, जो इनकी दूसरी पसंद था उनको ही मत डिवाइड हो जाएंगे। और अगर दूसरी गणना में भी नहीं होया, अगर किसी को आधे से अधिक बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? तीसरे राउंड की गणना होगी। उसमें क्या होगी? जो सबसे अंतिम है वो बाहर हो जाएगा और उसके जो मत मिले हैं वो मत इन दोनों को डिवाइड हो जाएंगे। वो कैसे? ये बाहर हो गया, तीसरे राउंड की गणना है तो तीसरे नंबर पर, ये दूसरे नंबर की पसंद है, तीसरे नंबर पर इन व्यक्तियों ने जो चूज किया था उतने उतने मत उनको चले जाएंगे। तो ये कौन सी पद्धति होगी? ये होगी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके द्वारा किन किन के चुनाव होते हैं? इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव इसी पद्धति के द्वारा होते हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनके लिए दूसरे दौर की गणना हुई, जिनके चुनाव में, वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी के लिए दूसरे दौर की गणना हुई थी। इसे स्क्रीनशॉट लो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।